एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मावी एमसीक्यू क्लासेस पर। इस चैनल पर आपको 11th क्लास व 12th क्लास के सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के तथा 9th व 10th क्लास के सोशल साइंस सब्जेक्ट के सभी लेसन्स के एमसीक्यू के वीडियो प्राप्त होंगे। आज की वीडियो 9th क्लास के छात्रों के लिए है, जो कि हिस्ट्री के लेसन नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति के एमसीक्यू की है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो न केवल 9th क्लास के छात्रों के लिए उपयोगी है, बल्कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए समान रूप से उपयोगी है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? ऑप्शन है 14 जुलाई 1917, 14 जुलाई 1905, 14 जुलाई 1688 या 14 जुलाई 1789। और इसका सही आंसर है 14 जुलाई 1789। ये सबसे महत्वपूर्ण क्रांति है जो कि आधुनिक विश्व में सबसे पहले हुई मानी जाती है। प्रश्न नंबर 2, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? अर्थात उस समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई फिलिप, लुई 16वां, लुई 14वां या लुई 18वां? इनमें से उस समय फ्रांस के ऊपर किसका शासन था? इसका सही आंसर है लुई 16वां। 1789 में जब फ्रांस में क्रांति हुई, उस समय लुई 16वां फ्रांस का शासक था। प्रश्न नंबर 3, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात की थी? मॉन्टेस्क्यू, जो कि एक महान राजनीतिक विचारक हुए हैं, उन्होंने किस पुस्तक में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो आधुनिक समय में भी सरकार के अंग हैं, के बीच सत्ता विभाजन की बात की थी? ऑप्शन है थ्रू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। प्रश्न नंबर 4, रोमन कैथोलिक चर्च का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता था? रोमन सम्राट, रोमन प्रधानमंत्री, पोप या मैटरनिक? इसका सही आंसर है रोमन कैथोलिक चर्च का सबसे बड़ा अधिकारी था पोप। प्रश्न नंबर 5, इनमें से कौन सा दासों की आज़ादी का प्रतीक था? दास कौन होते हैं? जिनको, जो उनके मालिक होते हैं दास के, वो अपनी मर्जी से उनसे काम लेते हैं। उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है और उनके तनख्वाह के नाम पर उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता। तो इनमें से कौन सा दासों की आज़ादी का प्रतीक था? राजदंड, छड़ों का बर्छीदार गट्ठर, अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप या टूटी हुई जंजीर या हथकड़ी? और दासों की आज़ादी का प्रतीक था टूटी हुई जंजीर या हथकड़ी। प्रश्न नंबर 6, फ्रांस के राष्ट्रीय झंडे में कौन कौन से रंग हैं? नीला, पीला, लाल या पीला, सफ़ेद, नीला या नीला, सफ़ेद और लाल या केसरी, सफ़ेद और हरा? सही आंसर है नीला, सफ़ेद और लाल। ये फ्रांस के राष्ट्रीय झंडे के 3 रंग हैं। प्रश्न नंबर 7, तीसरे एस्टेट द्वारा राज्य को दिए जाने वाले प्रत्यक्ष कर का नाम बताइए। पहले मैं बता दूं आपको कि एस्टेट क्या थे। फ्रांस में 1789 की क्रांति के समय जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था और उन्हें 3 जो श्रेणियां थी या वर्ग थे, उन्हें एस्टेट के नाम से जाना जाता था। प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। प्रथम एस्टेट, जो कि प्रथम और द्वितीय एस्टेट में राजा और कुलीन वर्ग और पादरी और चर्च से संबंधित लोग
तथा तीसरे एस्टेट में बाकी बचे हुए किसान, मजदूर और मध्य वर्ग, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सभी जो हैं वो तृतीय एस्टेट में शामिल थे। स्टेट के द्वारा, स्टेट यानी कि राज्य के द्वारा केवल तीसरे एस्टेट के व्यक्तियों से कर एकत्र किया जाता था। और ऐसे ही प्रत्यक्ष कर को क्या कहते थे? टाइड, टैली या टाइल, लीवर या लिब्रे या राजस्व। और सही आंसर है टैली या टाइल। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रांस के संदर्भ में लिब्रे क्या था? फ्रांस की मुद्रा, कारागार, एक प्रकार का कर या उच्च पद। और इसका आंसर है फ्रांस की मुद्रा। मुद्रा क्या होती है बच्चों? मुद्रा करेंसी होती है। जैसे भारत में लेन देन के लिए, वस्तुओं के लेन देन या व्यापार के लिए हम रुपए का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही फ्रांस में उस समय लिब्रे का प्रयोग किया जाता था, जो बाद में बंद हो गई थी। तो लिब्रे क्या है? फ्रांस की मुद्रा। और मुद्रा क्या है? जिसमें वस्तुओं का या जिसके द्वारा वस्तुओं का लेन देन किया जाता है, माध्यम है एक। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रांस के शासक लुई 16वें को कब देशद्रोह के आरोप में फांसी की सजा दी गई? 21 जनवरी 1791, 21 जनवरी 1792, 25 मार्च 1793 या 21 जनवरी 1793। और इसका सही आंसर है 21 जनवरी 1793। फ्रांस के शासक लुई 16वें को देशद्रोह के आरोप में फांसी दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, एस्टेट जनरल या प्रतिनिधि सभा बुलाने का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है राजा को दंड देना, नए कर लगाना, कर हटाना या दार्शनिकों को पुरस्कृत करना। और इसका आंसर है नए कर लगाना। जब भी राजा को या राज्य को नए कर लगाने होते थे तो उसे एस्टेट जनरल की सभा बुलानी पड़ती थी। और इसी प्रकार की सभा नए कर लगाने के लिए बुलाई गई थी, क्योंकि फ्रांस के ऊपर बहुत अधिक कर्जे हो गए थे, जो कि 12 अरब लिब्रे से भी अधिक थे। क्वेश्चन नंबर 11, बास्तील जेल का पतन कब हुआ? 12 जुलाई 1789 को, 10 जुलाई 1789 को, 11 जुलाई 1789 को या 14 जुलाई 1789 को। और इसका सही आंसर है 14 जुलाई 1789 को। क्वेश्चन ये सिंपल बन के भी और भी सिंपल बन के आ जाता है कि बास्तील क्या था? बास्तील एक जेल थी जिसमें उस समय 7 कैदी बंद थे और क्रांतिकारियों के द्वारा इस जेल को तोड़ दिया गया था। और ये जो है शासन के विरुद्ध क्रांति का प्रतीक बन गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रांस में कब संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी? 1789, 1790, 1791 या 1792। संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है? संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है कि राजा अपनी निरंकुश शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता और उसे संविधान के अंतर्गत रहकर कार्य करना पड़ता है। तो फ्रांस के अंदर कब संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी? इसका आंसर है 1791। क्वेश्चन नंबर 13, जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, राजेट दी लाइल, जॉन लॉक या नेपोलियन। और इसका सही आंसर है जैकोबिन क्लब का नेता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। जैकोबिन क्लब क्रांतिकारियों का एक क्लब था और उसका नेता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रांस में किस अवधि को आतंक का युग कहा जाता है? 1789 से 1790, 1790 से 1791, 1791 से 1792 या 1793 से 1794। उसका सही आंसर है 1793 से 1794। और आतंक का युग क्या था? ये उस समय मिलियन रोबेस्पियर फ्रांस का शासक था और वो अपने विरोधियों को तुरंत फांसी पर
लटका देता था। कोई भी उसके अगेंस्ट में जो भी बोलता था उसे तुरंत जो है वो दंडित किया जाता था, या तो जेल में डाला जाता था या उसे फांसी दे दी जाती थी। इस युग को ही आतंक का युग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15, फ्रांस की किस क्रांतिकारी महिला ने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया? एंटोनियो, मारिया, ओलंप दी गूज या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ओलंप दी गूज। ओलंप दी गूज एक क्रांतिकारी विचारों को रखने वाली महिला थी और वो महिलाओं के लिए भी उन सभी अधिकारों को चाहती थी जो फ्रांस के राज्य के द्वारा पुरुष नागरिकों को प्राप्त थे। प्रश्न नंबर 16, फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का अंत कब किया गया? 1748, 1848, 1948 या उपरोक्त में से कोई नहीं। दास प्रथा, एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि अफ्रीका जो कि एक बहुत पिछड़ा हुआ महाद्वीप था, वहाँ पर यूरोपियों द्वारा जो वहाँ के निवासी थे उनको गुलाम बना लिया जाता था और अपने उपनिवेशों में उन्हें ले जाया जाता था तथा उनसे मनमर्जी का काम करवाया जाता था और उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखा जाता था। तो फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का अंतिम बार अंत कब कर दिया गया था? ये है, इसका आंसर है 1848 में। प्रश्न नंबर 17, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुआ है। उसने कब अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था? 1801, 1802, 1803 या 1804? और सही आंसर है 1804। प्रश्न नंबर 18, फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार कब हासिल हुआ? 1926, 1936, 1946 या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है 1946। फ्रांसीसी महिलाओं ने मताधिकार प्राप्त करने के लिए बहुत ही लंबा आंदोलन किया है। 1792 या क्रांति के समय से ही उन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी, लेकिन 1946 में जाकर फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 19, गिलोटिन क्या था? एक क्रांतिकारी का नाम, राजनीतिक दल का नाम, फांसी देने वाली मशीन या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है गिलोटिन फांसी देने वाली मशीन थी। एक तरह से एक आरा लगा लो उसको। और ये जो है आतंक का राज स्थापित करने के लिए मैक्सवेलन रॉबेस्पियर के द्वारा जो है ये बनवाई गई थी और इसके जो बनाने वाले थे उनका नाम गिलोटिन था। उन्हीं के नाम पर इस मशीन का नाम भी गिलोटिन रखा गया और अंत में रॉबेस्पियर को भी इस पर गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था। प्रश्न नंबर 20, 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के लिए बुलाई गई जनरल एस्टेट्स की बैठक में किस एस्टेट से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 5 मई 1789 को जब राजा को नए कर लगाने थे उनके लिए जो प्रस्ताव रखा गया उसके लिए जनरल एस्टेट की मीटिंग बुलाई गई और उसमें कितने प्रतिनिधि किस एस्टेट से थे? आप ये ऊपर पढ़ चुके हो कि 3 एस्टेट थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम एस्टेट से 300 प्रतिनिधि, दूसरे एस्टेट से भी 300 प्रतिनिधि, तृतीय एस्टेट से 600 प्रतिनिधि, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी जो हैं वो बैठक में शामिल थे। प्रश्न नंबर 21, फ्रांसीसी समाज में किस वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त थे? पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, किसान वर्ग या पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग दोनों को? आंसर है पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग दोनों को। ये दोनों ही प्रथम एस्टेट और द्वितीय एस्टेट से संबंध रखते थे और इनको जन्म से ही कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते थे। उनमें से एक ये भी है कि ये किसी भी प्रकार का कोई कर राज्य को या धार्मिक संस्था को नहीं देते थे।
क्वेश्चन नंबर 22, चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर जो कि उपज का 10वें हिस्से के बराबर होता था क्या कहलाता था? टाइल, टाइथ, लिब्रे या उपरोक्त में से कोई नहीं। और जो राज्य के द्वारा कर लिया जाता था उसे टाइल कहा जाता था, और जो चर्च के द्वारा किसानों से धार्मिक कर के रूप में लिया जाता था उसे ताइद कहा जाता था। और कर जो हैं वो केवल तृतीय एस्टेट के लोगों द्वारा ही दिए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 23, फ्रांस ने अमेरिका के कितने उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी? 12, 13, 14 या 15? और सही आंसर है 13। फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी, और फ्रांस के ऊपर इस वजह से 10 अरब लिब्रे तक का जो कर्ज या ऋण उसके ऊपर चढ़ गया था। क्वेश्चन नंबर 24, किस क्रांति को स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा जैसे विचारों का स्रोत माना जाता है? फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, नाजी क्रांति या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है फ्रांसीसी क्रांति। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा जैसे विचार फ्रांसीसी क्रांति की देन है, परंतु जल्द ही ये पूरे यूरोप में और संसार के अन्य देशों में होने वाली क्रांतियों के भी प्रमुख विचार बने। क्वेश्चन नंबर 25, किस वर्ष को नेपोलियन के पतन के रूप में देखा जाता है? पतन का अर्थ कि जब नेपोलियन अन्य यूरोपीय देशों की संयुक्त सेना से हार गया था। 1804, 1810, 1815 या 1820? और इसका आंसर है 1815। ये थे बच्चों लेसन नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 MCQ। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।